नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो पदयात्रा पर निकल रहे हैं। 3500 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी। रोज 20-25 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल पैदल चलेंगे। 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। कुल मिलाकर 148 दिन की ये यात्रा, यानी करीब करीब 5 महीने की ये यात्रा होगी। तो अपने हिसाब से कहा जा सकता है कि एक सबसे लंबी पदयात्रा होगी। इतनी पदयात्रा शायद ही पहले कभी निकली हो। लेकिन क्या इसीलिए राहुल गांधी की पदयात्रा खास मायने रखती है या कुछ और मायने हैं? इसके दो संदर्भ बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। एक ये कि इससे तय हो रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनने वाले। वो इस तरह की पदयात्राओं का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस के लिए देश भर में घूमकर प्रचार प्रसार करने वाले हैं। और ऐसे में ये पदयात्रा उनका ये जो नया रूप है राहुल गांधी का, नई कांग्रेस बनाने का, खुद को नए नेता के रूप में जनता के सामने नए मुद्दों के साथ खुद को इन्वेंट करने का, एक तरह से हम कह सकते हैं, पहला प्रयास। कितने सफल होंगे, कितने सफल नहीं होंगे, ये वक्त बताएगा। मीडिया कितना साथ देगा, कितना साथ नहीं देगा, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन एक और भी इसकी खासियत है इस पदयात्रा की, जो कांग्रेस पहली बार करने जा रही है। कांग्रेस ने इससे पहले कभी इस रूप में साथ नहीं लिया उन लोगों का जिनका साथ वो अब लेने जा रही है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। पहले बात कर लेते हैं पदयात्राओं की, इतिहास की। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा आप सब जानते हैं। चंपारण में भी यात्रा निकाली थी और भी कई यात्राओं में वो निकले थे। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों में आजादी का भाव जगाने में वो कामयाब रहे थे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी पद यात्रा तो नहीं की, रथ यात्रा की। आधुनिक रथ यात्रा के लिए एक आधुनिक रथ तैयार किया गया। दो बार की, 90 के दशक में की, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। सत्ता के करीब तक पहुंचे लेकिन सत्ता को हासिल नहीं कर पाए। पार्टी को बढ़ावा मिला, राम मंदिर के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे को पूरे देश भर में फैलाने का काम किया। उनके साथ पदयात्रा या रथ यात्रा, माफ कीजिएगा, रथ यात्रा का पूरा मैनेजमेंट संभालने वाले थे नरेंद्र मोदी, जो आज की तारीख में पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री है। फायदा मिला आडवाणी जी को, लेकिन 90 के दशक के शुरुआत में पदयात्रा हुई थी, ये रथ यात्रा हुई थी। फायदा मिला 90 के दशक के उत्तरार्ध, सबसे आखिरी के सालों में, 98 में हम कह सकते हैं। इससे पहले 1983 में जाएं तो चंद्रशेखर की पदयात्रा, युवा तुर्क कहलाते थे, लेकिन इससे भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। उल्टा जो हरियाणा के अंदर भूडसी का उनका जो आश्रम है, उसको लेकर स्वामी अग्निवेश से तनातनी हो गई थी। मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा था। एक रथ यात्रा आडवाणी जी ने 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निकाली। पहली 2 रथ यात्राएं सत्ता में आने के लिए थी। ये तीसरी रथ यात्रा सत्ता को बचाए रखने के लिए, लेकिन सत्ता वो बचा नहीं पाए थे। सत्ता हाथ से गई। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और आडवाणी जी फिर प्रधानमंत्री पद की रेस तो छोड़ो, एक तरह से बीजेपी से ही हाशिए पर चले गए, मार्गदर्शक मंडल में आ गए। एक पदयात्रा याद रहेगी, एक पदयात्रा, वैसे तो अखिलेश की भी पदयात्रा थी, एक रथ यात्रा, पदयात्रा सब मान सकते हैं आप, बोलेरो यात्रा या फिर एसयूवी की यात्रा, उसमें गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था। लोग विधानसभा यूपी के चुनाव से पहले निकली थी, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंचा पाई ये यात्रा। जगन मोहन रेड्डी को लेकिन सत्ता तक पहुंचा दिया था। आंध्र प्रदेश में उन्होंने पद यात्रा निकाली थी। पैर गांव-गांव, पांव-पांव घूमे थे और जनता का बड़ा सहयोग मिला था। इतना सहयोग मिला कि आंध्र प्रदेश में 3/4 से भी ज्यादा बहुमत उन्हें मिला। लोकसभा में भी करीब करीब 90-95% से ज्यादा लोकसभा की सीटें उनको आंध्र प्रदेश में मिली, जो 25 सीटें हैं वहाँ। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं और विजय यात्रा, स्वागत यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, धन्यवाद यात्रा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग निकालती रही, लेकिन मकसद सिर्फ चुनाव जीतना भर था, चुनाव के मुद्दे भर थे, या जनता से आशीर्वाद लेना था, या रिन्यू कराना था अपना सत्ता में अपनी जो भागीदारी थी उसको रिन्यू कराने की कोशिश हो रही। लेकिन अब राहुल गांधी की यात्रा पर आते हैं।
पहली बात तो मैंने आपसे कही कि इसके साफ संकेत मिलते हैं कि राहुल गांधी जो पद यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू करने वाले थे, अब 7 सितंबर से इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि उन्होंने शायद मानस बना लिया है कि मौसम अच्छा है, निकला जा सकता है और अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना। अब इसी तरह कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करना है। और इसमें दूसरी बड़ी बात जो मैं पहले कह रहा था वो ये कि सिविल सोसाइटी का यानी नागरिक समाज का सहयोग भी लिया जाएगा। सिविल सोसाइटी भी उनके साथ शामिल। सिविल सोसाइटी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो झोला छाप एनजीओ के लोग, नागरिक समाज के लोग, आमतौर पर कह दिया जाता है व्यंग में भी, थोड़ा सरकास्टिक वे में भी कि साहब ये झोला छाप। हालांकि 2011-12 में जब अन्ना हजारे बैठे थे दिल्ली में धरने पर, अरविंद केजरीवाल उनके साथ थे, तब भी झोला छाप यही नागरिक समाज, यही सिविल सोसाइटी साथ दे रही थी। लेकिन सिविल सोसाइटी के साथ साथ आरएसएस का, संघ का कार्यकर्ता भी साथ थे। संघ भले ही सांस्कृतिक संगठन हो लेकिन उसका राजनीतिक कौशल, जो झोला छाप सोसाइटी का जो सामाजिक कौशल है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। इस बात को हमें भूलना चाहिए। इससे 2 लोगों को फायदा हुआ। सिविल सोसाइटी जो वाली बात है सामने, 2 लोगों को फायदा हुआ। एक फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ जो प्रधानमंत्री बन गए, एक फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। और अब दोनों के बीच ही ठनी हुई है, क्या बनना है। ये राजनीति ठन कब तक जारी रहेगी ये देखना अलग बात है। लेकिन तब मनमोहन सिंह सरकार ने भी सिविल सोसाइटी को अपने साथ लिया था और जन लोकपाल का मुद्दे पर कानून बनाने में उनकी मदद ली गई थी। ऐसा भी पहली बार हुआ। वैसे जयराम रमेश जैसे नेता हैं कांग्रेस के, जिनका एनजीओ के प्रति झुकाव बहुत रहा है, वो भी झोला छाप के तरफ झुकाव उनका रहा है। अब वो कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी हैं, तो उनकी भी शायद एक भूमिका हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो पद यात्रा है कहीं नागरिक समाज के चक्कर में कहीं एनजीओ की यात्रा के रूप में ना तब्दील हो जाए, और एनजीओ की यात्रा में तब्दील हो गई तो फिर नए सिरे से धर्मनिरपेक्षता का सवाल उठेगा, हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल उठेगा, भाईचारे का सवाल उठेगा। ऐसे सवाल जिनसे खिलाफ बीजेपी ने एक इस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया है कि हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है और हिंदू मुसलमान होता जा रहा है देश। तो कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ गई थी, बढ़ ही चुकी थी, बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। तो क्या उस राह से भटकना नहीं होगा? क्या उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? या फिर राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि विचारधारा प्रमुख है, सत्ता मिले ना मिले इसका मतलब नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो को धर्मनिरपेक्षता की नींव पर ही खड़ा किया जा सकता है। क्या ये एक मकसद है? ये मकसद है तो इसको राजनीतिक पदयात्रा कहा जाए या आर्थिक सामाजिक पदयात्रा कहा जाए। हालांकि कांग्रेस के लोग इसमें तीनों चीजों का समावेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक मसले भी होंगे, आर्थिक मसले भी होंगे और सामाजिक मसले भी होंगे। सामाजिक से मतलब सामाजिक धार्मिक मसले भी होंगे, जिसमें भाईचारे की भी बात आ जाती है, समरसता की भी बात आ जाती है, आर्थिक मसलों में बेरोजगारी महंगाई की बात आ जाती है, राजनीतिक मसलों में कैसे एक पार्टी के 2 लोग शासन कर रहे हैं, हम 2 हमारे 2 वाला जो भाव है, जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है, मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी और अंबानी जी को लेकर, क्या वो चीजें दोहराई जाएंगी इस रूप में? तो इसमें फिर नया क्या होगा? जनता किस रूप में जुड़ेगी? कार्यकर्ताओं में तो जहां जहां से ये पदयात्रा गुजरेगी, कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से दिखेंगे, तिरंगा हाथ में लेकर दिखेंगे और नारे भी लगाते, राहुल गांधी जय हो, की जय जयकार होगी, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह की नारेबाजी होगी। लेकिन क्या राजनीतिक मकसद हासिल हो सकेगा? क्या ये पदयात्रा दिल्ली में जो संसद का नया भवन है, क्योंकि जब तक ये पदयात्रा खत्म होगी तब तक संसद का जो नया भवन है वो तैयार हो चुका होगा और संसद वहां शिफ्ट भी कर चुकी होगी, क्या वहां तक राहुल गांधी को पहुंचा पाएगी? सबसे बड़ी बात है कि अभी दूसरी विपक्षी पार्टियों को बहुत हल्के वे में, यानी बहुत जोर के साथ नहीं, फोन करके नहीं, चिट्ठी लिखकर नहीं,
मीडिया के जरिए आह्वान करके नहीं, कुछ छुटपुट अंदाज में या संकेतों में कांग्रेस कह रही है कि साहब ये सभी पार्टियों की है, सिर्फ हमारी नहीं है, विपक्षी दल भी आए सहयोग करें तो बेहतर होगा। विपक्षी दलों की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता रिस्पांस नहीं आया है, क्योंकि पुख्ता आमंत्रण निमंत्रण भी उन्हें नहीं मिला। तो क्या वो भी शामिल होंगे? वो शामिल होंगे तो एक यात्रा कांग्रेस की, जिसमें झोला छाप यानी नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी भी, जिसमें विपक्ष भी, तो इसका तो स्वरूप बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा, या कांग्रेस भी चाहेगी कि ऐसा हो, या चाहेगी कि विपक्ष का सिर्फ सांकेतिक रूप से ही इसमें समर्थन हो और सारा श्रेय राहुल गांधी को दिया जाए? राहुल गांधी का नया अवतार या राजनीति में उनका नया रूप सामने आएगा। कम से कम अगर 150 दिन अगर वो पद यात्रा में पूरा टाइम रहते हैं, तो शायद पहली बार ऐसा होगा कि 150 दिन लगातार राहुल गांधी हिंदुस्तान में रह रहे होंगे, बाहर नहीं जा रहे होंगे। कम से कम उससे उन पर जो ये आरोप लगता रहा है कि ये 24/7 राजनीति नहीं करते और बीच में छुट्टियां लेकर गायब हो जाते हैं, वो आरोप तो कम से कम इन 148 दिनों में नहीं लग पाएगा, जो 7 सितंबर से शुरू होना है। चलिए, नजर रहेगी इस पदयात्रा पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।